हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसकी करंट अफेयर्स जो कि हमारी जुलाई मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग साइंस एंड टेक की यहाँ पे लेसन देखने वाले हैं। ज़्यादा टॉपिक तो नहीं है, सिर्फ 2-3 टॉपिक है। इसे जल्दी से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये 3 टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लेसन। और एक छोटी सी न्यूज़ जो कि है विजन आइज टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे अभी भी आपकी ऑन है, तो अगर आप लोग को लास्ट मोमेंट में भी अगर यहाँ पे सॉल्व करनी है तो ज़रूर आप लोग आकर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट 20 डेज़ में 20 टेस्ट अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगी, आपकी रिविजन भी बहुत बेटर तरीके से हो सकती है। तो इसके लिए ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है उसमें आप लोग को मेल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो चलिए साइंस एंड टेक में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, स्पेस टूरिज्म है। तो स्पेस टूरिज्म की बातें तो हम लोग हमेशा करते हैं, बट स्पेस टूरिज्म ये आपसे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा कि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बेस्ट डिस्क्राइब इस वर्ड को कौन से स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो स्पेस टूरिज्म का कहने का मतलब है कि स्पेस ट्रैवल, ठीक है। इट मीन्स कि स्पेस में जो ट्रैवल करना है या फिर रिक्रिएशनल के लिए, लेज़र के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आप लोग यहाँ पे स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसे हम लोग स्पेस टूरिज्म कहते हैं। बट स्पेस टूरिज्म में आपका डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स का देखने को मिलेगा। एक ऑर्बिटल है, एक सब ऑर्बिटल है और ल्यूनर स्पेस टूरिज्म है। तो एक एक करके देखेंगे। अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म है वो सिर्फ यहाँ पे परफॉर्म किया गया है रशिया के द्वारा, और रशिया की जैसे यहाँ पे स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉस्मॉस। तो ये याद रखना है कि ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म जो है अभी तक सिर्फ एक ही कंट्री के द्वारा परफॉर्म किया गया है जो कि है रशिया। बट अब देखते हैं कि किसको हम लोग यहाँ पे व्हाट डू वी कॉल स्पेस एंड स्पेस ट्रैवल। तो अगर हम लोग फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के द्वारा अगर हम लोग देखें तो स्पेस जो है वो स्टार्ट होता है 100 एल्टीट्यूड से, 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड से, ठीक है, और 62 माइल्स, और इसके ऊपर आपका स्पेस है जितना भी 1 किलोमीटर तक आप ऊपर चले जाओ। उसके बाद यहाँ पे एक करमान लाइन देखने को मिलता है। करमाइन लाइन जो कि यहाँ पे आप लोग देखो जहाँ पे एटमॉस्फेरिक लिफ्ट नो लॉन्गर सपोर्ट्स अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी से आपको देखो कि इसमें ज़रूरत होता है कि वो रिच करे और रिस्क फॉलिंग बैक टू द अर्थ। इट मीन्स कि ये छोड़िए, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर कहाँ तक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 85 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर जहाँ तक आपको टोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर, देन यहाँ पे मेसोस्फेयर 85 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के आगे इससे ऊपर स्पेस कहते हैं हम लोग। तो करमान लाइन है जो कि 100 किलोमीटर में ही आपको देखने को मिलेगा इस स्पेस में, और एक एटमॉस्फेयर, और साथ ही साथ जो अपर एटमॉस्फेयर होता है, जैसे अपर एटमॉस्फेयर तो नहीं, जो आपका अपर यहाँ पे स्फेयर होता है उसके बीच का जो यहाँ पे एक लाइन है उसे हम लोग करमान लाइन कहते हैं, ठीक है। तो करमान लाइन याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहाँ है, तो कंफ्यूज मत होना। स्पेस ट्रैवल कहने का मतलब है कि 100 किलोमीटर से ऊपर। इट मीन्स कि अगर आप ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इसको स्पेस ट्रैवल में काउंट नहीं किया जाएगा। स्पेस ट्रैवल में काउंट किया जाएगा जब आप करमान लाइन के बियॉन्ड अगर ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हो स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, अगर किसी भी पैसेंजर को वहाँ भेजा जा रहा है तो उसको हम लोग स्पेस ट्रैवल कहेंगे। लेकिन ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल फ्लाइट में क्या डिफरेंस है ये समझिए। ऑर्बिटल जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं ना, वो यहाँ पे ऑर्बिटल उनका कुछ एक इस ऑर्बिट का एक वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उसको यहाँ पे मेंटेन करना होता है। लेकिन सब ऑर्बिटल अगर फ्लाइट की बात करें तो इसमें स्पीड कम की ज़रूरत है, यानी कि लोअर स्पीड में ये काम चल जाता है, और इसमें पावर की भी ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पे अपनी ऑर्बिट को अचीव करे। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल में। आई होप कि ये डायग्राम आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। एक और डायग्राम है जिसे अर्थ ऑर्बिट कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर आप लोग को पता है कि 200 से 500 किलोमीटर तक हम लोग इसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट जहाँ पे 23 माइल्स आपका हाईएस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड जेट एयरक्राफ्ट होता है। फिर मीडियम यहाँ पे ये ऑर्बिट है जहाँ पे करमान लाइन है। तो करमान लाइन भी आपको जो है देखने को मिलेगा कि ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसके बीच में है। तो इस तरीके से भी पूछ लिया जाए तो ये भी ध्यान रखना है। उसके आगे आप लोग देखो कि यहाँ पे लो ऑर्बिट के अपर लेयर में क्या है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो ये भी हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में ही होता है, लेकिन ये अपर लेयर में होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। बाद में मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसे ज़रूर और भी बेटर तरीके से डिस्क्राइब करके आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। अभी क्या है कि जो प्रीलिम्स आ रहा है उसके लिए आप लोग फटाफट यहाँ पर रिवाइज़ कर लो। जुलाई मंथ की मैगजीन कंप्लीट करने के बाद मैं अगस्त मंथ की भी मैगजीन ज़रूर से ज़रूर आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी इसी 20 डेज़ में। फाइन। सो चलिए फास्ट तरीके से यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हुए चलते हैं। ऑरोरा स्टेशन की बात की जा रही है जो कि यहाँ पे
ओरियन स्पेस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और ये ऑर्बिट करती है, यानी कि 16 टाइम्स ईच डे जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ये ऑर्बिट करती है। बट इतना जानने का आप लोग को ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि की मार्केट ड्रिवन क्या है, स्पेस टूरिज्म क्या आज के डेट में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, तो स्पेस टूरिज्म जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2025 तक ये काफ़ी रिच हो जाएगा, 1.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आज के डेट में स्पेस टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए जो भी है बेटर है, लेकिन काफ़ी इश्यूज़ भी हैं। कोई नहीं, आप ये समझो यहाँ पे कि आज तक कोई भी इंटरनेशनल स्पेस लॉज नहीं है, यानी कि स्पेस टूरिस्ट कौन हो गया, स्पेस टूरिस्ट इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कानून नहीं है। आज के डेट में जो स्पेस के लिए जो एक ट्रीटी की गई है जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी कहते हैं, और इस आउटर स्पेस ट्रीटी का जो मेंबर है वो इंडिया भी मेंबर है। इस ट्रीटी को हमने भी साइन किया है, रेटिफाई किया है, हमारे देश में भी इससे रिलेटेड कानून है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कल ही मैं यहाँ पे लेसन ली हूँ जो साइंस एंड टेक का आपका अपडेटेड मटेरियल 2 का था, तो उसमें आपको बताना है कि स्पेस ट्रीटी से रिलेटेड कौन सी ऐसी 2 है। एक तो यहाँ पे आउटर स्पेस ट्रीटी हो गया, एक और कानून है जिसको हमने साइन कर रखा है। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, आर्टेमिस अकॉर्ड जो कि नासा के द्वारा लाया गया, उसको अभी तक हम लोग साइन नहीं किए हैं, लेकिन उसके अलावा स्पेस ट्रैवल करने के लिए और स्पेस में हम लोग और रिसर्च वगैरह करने के लिए कौन सी 2 ऐसी ट्रीटी है जिसे हम लोग ज्वाइन किए हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही आप देखो कि आउटर स्पेस ट्रीटी ही है सिर्फ, लेकिन आउटर स्पेस ट्रीटी में ऐसा स्पेस ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें सिर्फ आपका एस्ट्रोनॉट, साथ ही कुछ यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट है उसके लिए कुछ कानून रखे गए हैं, बस। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे आपका ये टूरिस्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑथराइजेशन इशू है, एक मेन चैलेंज यहाँ पे यही है। इट मीन्स कि आपको पता है कि अगर स्पेस में कोई भी व्हीकल को सेंड करना है तो एक कंपलसरी यहाँ पे है कि नेशनल और इंटरनेशनल स्पेस लॉज को कि उनको ऑथराइज़ करना ही होता है। इट मीन्स कि आउटर स्पेस जो ये ट्रीटी है, ये कानून है, इसके आर्टिकल 6 में यहाँ पे लिखा गया और उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी अगर नेशनल इंटरनेशनल स्पेस लॉ है तो उनको ऑथराइज़ करना होता है कि ठीक है, स्पेस में कोई अगर व्हीकल सेंड कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। इंडिया की अगर हम लोग वेंचर देखें स्पेस टूरिज्म में हमने कभी किया है या हमारी कोई प्रोग्राम है क्या, तो आपको पता है कि हमारा गगनयान मिशन है जो कि 2022 का टारगेट है। देखिए 2021 इस साल के लास्ट में दिसंबर में एक बार इसका ट्रायल होगा, लेकिन फाइनल जो हम लोग यहाँ पे भेजेंगे 2022 में होगा, जिसमें कि 3 ह्यूमन बीइंग हमारे स्पेस में जाएंगे। तो ये मैंड मिशन है, यानी कि लोग यहाँ पे जाएंगे, लेकिन 2021 दिसंबर में जो ये ट्रायल होगा ये अनमैंड होगा, यहाँ पे कोई भी जो है इंसान नहीं जाएंगे। तो इसको ये हमारा एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि स्पेस ये ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, 7 दिन रहेंगे हमारे जो 3 ह्यूमन बींग जा रहे हैं, 3 लोग जो स्पेस में जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हम लोग भी इस तरीके से स्पेस टूरिज्म में अपना जो वर्चस्व है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेस टूरिज्म। अब आते हैं एक छोटी सी आर्टिकल है, इसको समझिए, बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। तो ठीक है, बायोटेक प्राइड जो है इट मीन्स की प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। तो कुछ गाइडलाइंस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करते हैं उनके द्वारा ये रिलीज़ की गई है। बायोलॉजिकल डेटा कहने का क्या मतलब है, बायोलॉजिकल डेटा जैसे आप देखते हो कि डेमोग्राफिक डेटा होता है, बायोलॉजिकल डेटा होता है। डेमोग्राफिक डेटा में क्या क्या आता है, आपका नाम, एड्रेस, आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। लेकिन बायोलॉजिकल डेटा में जब भी आप आधार बनाए हो तो आपका बायोलॉजिकल डेटा लिया जाता है। इट मीन्स कि आपकी फिंगर प्रिंट ली जाती है और इरीज स्कैन ली जाती है कि नहीं। तो आपके शरीर से रिलेटेड अगर कोई भी डेटा लिया जा रहा है तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल डेटा कहते हैं। अब यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस डेटा भी हो जाता है, आरएनए सीक्वेंस डेटा भी हो जाता है, जीनोटाइप डेटा भी हो जाता है, एपीजीनोमिक डेटा भी हो जाता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटा भी हो जाता है। तो ये सारे डेटा को हम लोग बायोलॉजिकल डेटा कह रहे हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बायोलॉजिकल डेटा की बात करें तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे काफ़ी वेरिएबिलिटी है। और अगर हम लोग देखें कि ये जो डेटा है इसको शेयर करने का क्या यहाँ पे बेनिफिट है, तो यहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज को हम लोग बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे और न्यू अप्रोचेस यहाँ पे रिसर्च के लिए निकल कर आ पाएगा। अनइंटेंशनल जो गलतियाँ होती है, एरर्स होती है, वो कम हो पाएगा। ईज़ इन फाइंडिंग है, यानी कि फाइंडिंग में काफ़ी आसान हो पाएगा। सोशल बेनिफिट्स है, इट मीन्स कि आप लोग देखो कि हर एक तरीके का बेनिफिट इससे निकल कर आएगा। तो बस इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, फर्दर इसमें कुछ खास बात है नहीं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स। जैसे कि आप देखते हो कि बहुत तरीके के वैक्सीन होते हैं, आरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, तो इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है। तो ये है क्या, जो जाइडस कैडिला है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्होंने अप्रोच किया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया
जो कि वो कह रहे हैं कि कोविड-19 से जो इमरजेंसी अप्रूवल लेने के लिए कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कोविड-19 की जितनी भी वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, ये किया गया है DGCI के द्वारा, DCGI के द्वारा, इट मीन्स कि डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ओके। इनके द्वारा हमारे यहाँ परमिशन दी जाती है, याद रखिएगा, ये भी कहीं पूछ ना लिया जाए। अब यहाँ पे अगर हम लोग जाइडस कैडिला की बात करें, जो कि यहाँ पे आपका न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है, तो ये वर्ल्ड का पहला DNA वैक्सीन हो जाएगा, ठीक है। सारी वैक्सीन जो है वो RNA वैक्सीन थी, ये चीज़ें भी आप लोग को याद रखनी है। और भी तरीके की वैक्सीन है, बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। कल ही आपकी ये लेसन अपलोड हुई है, प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा। जो अपडेटेड मटेरियल सेकंड है ना PT 365 विजन आइज की, उसकी साइंस एंड टेक की पोर्शन देख लीजिएगा। उसमें पूरी तरीके से हेल्थ के बारे में मैं डिस्कस की हूँ, वैक्सीन के बारे में भी है। तो वर्ल्ड फर्स्ट अगर हम लोग DNA वैक्सीन की बात करें, और यहाँ आई बटन पे भी मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग क्लिक करके देख लेना। तो वर्ल्ड की ये फर्स्ट DNA वैक्सीन हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट DNA वैक्सीन कौन सी है, तो ये है जाइडस कैडिला, ओके। यहाँ पे दोनों DNA और RNA जो है, ये दोनों टाइप होते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन को हम लोग जीन बेस्ड वैक्सीन भी कहते हैं। तो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन होता है, जीन बेस्ड वैक्सीन होता है। तो DNA RNA वैक्सीन को हम लोग यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन कहते हैं, और इसी को हम लोग जीन बेस्ड वैक्सीन भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन की बात करें तो ये जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं, मीन्स जो वायरस के कारण जो बीमारियां होती है ना, उससे वो जो जिन को यहाँ पे अफेक्ट करता है, उससे यहाँ पे वैक्सीन बनाई जाती है। और बैक्टीरियम भी, जो कि इम्यून सिस्टम को ये और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करे। इम्यून रिस्पांस, जो कि आप जानते हो कि जब हमारे बॉडी में कोई भी यहाँ पे बैक्टीरिया जाते हैं, वायरस जाता है, तो हमारे बॉडी की जो एंटीबॉडी है ना, वो यहाँ पे बन जाती है। और एंटीबॉडी जो है वो फाइट करती है जितनी भी तरीके की बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है। तो इम्यून सिस्टम जिसकी स्ट्रॉन्ग है, कहने का मतलब है कि वो उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ अच्छी तरीके से बनती है, ठीक है। DNA और RNA की अगर हम लोग बात करें, तो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हमारे सेल्स को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो प्रोटीन को कैसे यूज़ करे और बनाए। वैसे ही अगर हम लोग सेल में देखें, तो DNA जो है उसको सबसे पहले mRNA में कन्वर्ट किया जाता है। एक सेकेंड, DNA को जो है, देखिए, ये mRNA में कन्वर्ट होगा, और फिर उसके बाद mRNA जो है वो यहाँ पे बताएगा, और स्पेसिफिक जो प्रोटीन है उसको बनाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि मैसेंजर RNA जो है वो यहाँ पे जितने भी तरीके की प्रोटीन बनानी होती है, कैसी प्रोटीन बनानी होती है, वो यहाँ पे ये बताते हैं, ओके। तो ये आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। DNA से ये RNA में कन्वर्ट होता है, mRNA में, मैसेंजर RNA में, ठीक है। और मैसेंजर RNA जो है वो सेल को बताता है कि कैसे उसको प्रोटीन बनाना है, ठीक है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में इम्यून सिस्टम और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो। अब आते हैं, देखिए, अब अगर DNA वैक्सीन के अगर केस में देखें, तो DNA जो पीस ऑफ DNA है, वो इनकोडिंग द एंटीजन इज़ द फर्स्ट इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियल प्लास्मिड। तो प्लास्मिड क्या होता है, एक छोटा सा होता है, यानी कि सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल ही आप देखो, जो बैक्टीरिया या फिर कुछ और सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग प्लास्मिड कहते हैं। तो जो बैक्टीरियल प्लास्मिड है, उसमें सबसे पहले जो एंटीजन होते हैं, उसको एक पीस ऑफ DNA जो है वो इनकोड करता है। लेकिन वही RNA वैक्सीन की बात करें, तो ये जो एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है mRNA में, उसको इनकोड करता है, ठीक है। mRNA मैसेंजर RNA है, उसको यहाँ पे जो एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इनकोड करता है। लेकिन DNA की बात करें, तो यहाँ पे जो एंटीजन है वो फर्स्ट इंसर्ट होता है किसमें, बैक्टीरियल प्लाज्मिड में। तो ये दो डिफरेंसेस को भी ध्यान रखना है। वैसे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन का क्या यहाँ पे एडवांटेज है, देखिए, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन यानी कि DNA वैक्सीन, RNA वैक्सीन, ये सेफ़ और नॉन इन्फेक्शियस है। इसको लेने से आप सेफ़ रहोगे, नॉन इन्फेक्शियस रहोगे, और ये स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ इम्यूनिटी भी जनरेट कर सकते हैं, और ज़्यादा जल्दी से जल्दी ये रैपिडली प्रोड्यूस भी होता है। इसमें जो है हाँ, ये याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी ये आपका प्रोड्यूस भी होता है। लेकिन और तरीके के वैक्सीन हम लोग देख लेते हैं, क्या पता इससे क्वेश्चन बन जाए। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो तीनों का क्या मतलब होता है, तीनों वैक्सीन में क्या क्या यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं। इनएक्टिवेटेड अगर हम लोग वैक्सीन कहें, तो इसमें कहा जाता है कि जो डिजीज़ कैरिंग वायरस और बैक्टीरियम है, और कोई भी वन जो बहुत ही इससे सिमिलर हो, इनएक्टिवेटिंग हो, या फिर इसको मार कर जो है इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस को जो है, इसी वायरस को मार कर इसमें कुछ और केमिकल्स वगैरह, हीट, रेडिएशंस वगैरह, ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन करके ये क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है, इसको मार कर। तो ये याद रखिएगा, इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं इनएक्टिवेटेड, यानी कि एक्टिव नहीं है, मर चुका है। लाइव एटेन्यूटेड, जैसे कि नाम में ही पता है कि लाइव है, जिंदा है, इट मीन्स कि इसमें लिविंग,
जितने भी वायरस, जिंदा वायरस होते हैं ना, उसको क्या कर दिया जाता है कि थोड़ा वीकेंड कर दिया जाता है, उनको कमज़ोर कर दिया जाता है, कुछ एनेस्थीसिया सुंघाकर उनको बेहोश कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन वो वैक्सीन होते हैं जिसमें कि लाइव वायरस को यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे लाइव वायरस को ही नहीं यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, थोड़े बेहोशी फॉर्म में ये वायरस को इंजेक्ट किया जाता है। तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन जो है, जैसे आप देखो मेजल्स की वैक्सीन लो या फिर रुबेला वैक्सीन लो, चिकन पॉक्स या फिर शिंगल्स की वैक्सीन लो, तो ये सारे वैक्सीन लेने से क्या होता है, अगर ये विकेट फॉर्म ऑफ जो यहाँ पे कमज़ोर तरीके के वायरस को अगर हमारे बॉडी के अंदर भेजा जाता है, तो कितने भी हमारे यहाँ पे एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ डेवलप होता है तो वो क्या करते हैं, हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगी ना, उतनी ही ज़्यादा एंटीबॉडी डेवलप होगी, और एंटीबॉडी डेवलप होगी तो इस तरीके के वायरस से लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी में बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारे बॉडी में इस तरीके का जो है थोड़े कमज़ोर फॉर्म के वायरस को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन से की जाती है। वहीं अगर वायरल वेक्टर वैक्सीन की बात करें, तो वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है ये सेफ वायरस को यूज़ करते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक सब पार्ट में, जिसको कि हम लोग प्रोटीन कहते हैं ना, उसमें डिलीवर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि ये सेफ वायरस होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुँचा सकते। ये अच्छे वायरस होते हैं जिसको कि हमारे सब पार्ट में इसको भेजा जाता है। और ये आप लोग देख सकते हो कि इबोला वायरस है, तो इबोला वायरस जो हुआ था, तो इसकी जो इबोला वैक्सीन बनी थी वो वायरल वेक्टर वैक्सीन थी। इट मीन्स कि यहाँ पे सेफ वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा था, और वो भी सब पार्ट में, जिसको कि प्रोटीन कहते हैं। तो ये तीनों वैक्सीन याद हो गया होगा। इनएक्टिवेटेड यानी कि मार के उस वायरस को इंजेक्ट करना, लाइव एटीन्यूटेड इट मीन्स कि जिंदे वायरस को लेकिन उसके एक इस वीक फॉर्म को यहाँ पे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, वायरल वेक्टर यानी कि सेफ वायरस को यहाँ पे जो सब पार्ट है उसमें डिलीवर करना। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है कि कौन कौन सी वैक्सीन कहाँ कहाँ किस तरीके से लगाई जा रही है। तो पे हमारी साइंस एंड टेक की जो जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो गई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, नेक्स्ट लेसन। डेली हम लोग 4 बजे यहाँ पे क्विक रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं। प्रीलिम्स के एक दिन पहले तक आपका ये सीरीज़ आते रहेगा। तो अगर आप लोग को हमारे साथ बैठ के पूरी करंट अफेयर्स यहाँ पे रिवाइज करनी है तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।